हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग अकाउंटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका नेचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर है 11। तो अगर जो बच्चे ICSE बोर्ड के हैं जिन्होंने कॉमर्शियल एप्लीकेशन सब्जेक्ट को चयन किया है कक्षा 9 में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वन शॉट में ही हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे आइए या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पेज पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। 6388556077 ये व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल वगैरह मत कीजिएगा कि कॉल रिसीव नहीं होता है, राइट। हम लोग व्हाट्सएप पे हमारी टीम रहती है, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आप वहाँ पे जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सिर्फ 400 रुपीज़ में ही आपको ये बुक मिल जाता है, जो कि केवल 160 पेजेस के अंदर आपको 100% सिलेबस को कवर करके दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पे, इस बेसिकली चैनल पे आपको प्रॉपरली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वीडियो मैंने बना रखा है, जहाँ पे मैंने बता रखा कि आप हमारे कोर्सेज़ को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर चाहो तो आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका क्या बेनिफिट्स वगैरह मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है, ठीक है। और अगर कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हो तो बुक भी आप परचेज करके अपना काम कर सकते हो। ओके, हो गया इतना बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग अकाउंट्स की बोलते हैं ना, अकाउंटिंग की मीनिंग को समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग एक आर्ट होता है ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कला है अकाउंटिंग, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो एक सिग्निफिकेंट मैनर में उन ट्रांजेक्शन्स को, बेसिकली जो कि पैसे के फॉर्म में होते हैं, जिनको पैसे में आप मेजर कर सकते हो, राइट। ओके, जैसे इवेंट जो कि क्या होते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जो इंटरप्रेट करता है उसे रिजल्ट दे रहा हो। मतलब क्या, रिजल्ट कुछ भी आप इंटरप्रेट करते हो, मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक पेन बनाया, पेन को बनाने में आपकी 50 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। प्लस आपने क्या किया, इस पर 20 रुपीज़ की प्रॉफिट डाला और 70 रुपीज़ में मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो मतलब क्या है, ये देखो पैसे के टर्म में आप इसको मेजर कर पा रहे हो, आपने इसको रिकॉर्ड किया एक तरीके से। अब देखो, इससे आप एक बोलते हैं ना रिजल्ट, इंटरप्रेट रिजल्ट कर पा रहे हो। मतलब क्या बोलते हैं, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पा रहे हो। मतलब ये रिजल्ट इंटरप्रेट हो पा रहा है सर कि ये हमारी कॉस्ट, ये हमारी प्रॉफिट है, हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या हो रहा है, 20 रुपये की इसमें प्रॉफिट हो पा रही है। तो आप बेसिकली प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट है हमारा, क्या सेलिंग प्राइस है, इसको हम लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। और ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कैरेक्टर्स होते हैं उसी को हम लोग कंक्लूड करते हैं। मान लो कि ये 50 रुपये का पेन को बनाने में हो सकता है कि हमें 3 दिन लग गया, तो 3 दिन लगा है ये हम लोग नहीं जोड़ते, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि 3 दिन का कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं है, मतलब पैसे के रूप में आप इसको तौल नहीं सकते हो। हाउएवर वो हार्डवर्क होता है, बट हाँ, पैसे के रूप में आप उसको नहीं तौल सकते। तो केवल उसी चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमें पैसे के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको डेफिनेशन कौन दिया था, अमेरिकन, ओह शेट, इतना मोटा कैसे हो गया, एक मिनट रुक जाओ। अरे भाई क्या दिक्कत है, पतला हो जा। हाँ, अब हो गया, ध्यान देना। इसको ये डेफिनेशन किसने दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो एक बॉडी है हमारे इंडिया में। हर एक देश में एक पर्टिकुलर बॉडी होती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो AICP है, वो बहुत ही पुरानी बॉडी है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपसे अकाउंट्स की या अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये डेफिनेशन मस्ट हो जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। ओके, आप ध्यान रखेंगे। और हमारे देश में जो अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को डील करती है उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं इसका क्या क्या साइलेंट फीचर होते हैं। तो भाई साहब, इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज करके रखते हैं और एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे कि ऊपर बताया ना कि देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर मान लो 50 रुपये का कोई चीज़ बना करके आप 20 रुपये में सेल करते हो तो आपके पास 30 रुपये का क्या होता है, लॉस आता है। तो इससे आपको पता चलता है कि बिजनेस की पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो समराइज करने से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, फिर उसके जो रिजल्ट है यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, ठीक है।
देखो अकाउंटिंग साइकिल, देखो इस बुक की क्या खूबसूरती है, क्यों मैं बोलता हूँ बच्चे के पास ये बुक होना चाहिए। वो खूबसूरती है कि हर जगह इस बुक में आपको चार्ट और टेबल्स के थ्रू चीज़ों को समझाया हुआ है, जिससे चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है। कंटेंट स्क्रिप्ट याद रहती है, जितना आपको एग्जाम में लिखना उतना याद रहता है। देखो अकाउंटिंग साइकिल कैसे काम करता है, अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है भाई, आप कुछ चीज़ सेल करते हो, परचेज करते हो, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। किसी को आप मान लो सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, ये सब क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे आप पैसा पे कर रहे होते हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं सर, ये पर्टिकुलर हमारे बुक्स होते हैं, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होते हैं, सेल्स रिटर्न बुक होते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक्स होते हैं, बिल्स पेबल बुक्स होते हैं। फिर जो इन सब कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड हो पाता वो कहाँ पे होता है, जनरल प्रॉपर में होता है। बेसिकली कह लो ये रफ कॉपी होता है जिसमें जैसे मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे अभी मैंने बोला सेल कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो सेल्स बुक में होगा। परचेज कहाँ पे होगा, परचेज बुक में होगा। मान लो किसी को कैश दिया है, कैश लिया तो कैश बुक में हो जाएगा। परचेज अगर मान लो कोई चीज़ परचेज करा था आपने, उसको रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक में चला जाएगा। मान लो कोई ग्राहक है आपका, कोई वो चीज़ आपसे परचेज करके लेके गया था, बाद में वो आपको रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा। कोई आपको बिल्स लिख करके दे रहा है तो बिल्स आपको जो रिसीवेबल बिल्स है वो बिल्स रिसीवेबल बुक में जाएगा। अगर आपको मान लो कोई बिल्स पे करने तो बिल्स पेबल बुक में जाएगा। और मान लो जैसे रेंट दे दिया, सैलरी पे कर दिया, आप देखोगे इन कैटेगरी किसी में से फॉल नहीं करता है तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा था। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जैसे कि मैंने बताया है, तो मैं हर एक चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं मान के चलता हूँ आपने एक बार पहले से पढ़ रखा है, या नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपको कोर्स लेकर के पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन। इसको फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं वेरियस लेजर्स में, फिर समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। समराइजेशन में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, कैश फ्लो बनाते हो, अब बहुत सारी चीज़ बना के फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा एंट्री लेवल काम होता है जिसको कोई भी कर सकता है। बेसिकली इसमें चीज़ों को बस लिखा जाता है। आप सुबह बैठ के दुकान पे देखो कि एक 500 रुपये का सामान सेल हो गया तो उसको लिख लिया, ठीक है। 700 रुपये का सामान परचेस किया गया तो उसको लिख लिया, ठीक है। 250 रुपये हो सकता है कि एक्स्ट्रा कोई किसी को जैसे सैलरी दे दिया गया तो वो लिख दिया गया, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमने एक पेज पे लिखा ना, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। वो ये डेफिनेशन है, बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, बिजनेस का डील जो सेट्स ऑफ बुक में क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। ये एक साइंस है और आर्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि लिखने का एक कला होता है, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड करते हो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है ना, जो कि मनी के फॉर्म में होते हैं। ओके, बुक कीपिंग एक आर्ट है। देखो यहाँ पे एलसी के ऊपर का क्या डेफिनेशन है, बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जिसमें व्यू ऑफ हैविंग ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, जिससे क्या हो सके उन चीज़ों का परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास रहे। क्योंकि देखो खर्च हम लोग जो करते हैं ना, वो हम लोग खर्च करने के बाद भूल जाते हैं। तो हमारे पास देखो बिजनेस में अगर हम लोग सारे कॉस्ट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाकर के हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये पता नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग चीज़ों को प्रॉपरली सिग्निफिकेंट मैनर में क्या करें, रिकॉर्ड करके रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या लिखा है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होते हैं, आर हाउ एवर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होते हैं, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बुक कीपिंग प्रोवाइड कराता है बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बेसिकली अगर बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो अकाउंटिंग किया ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन यही बिल्ड करता है। उसके बाद आप बिकॉज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन नॉट पॉसिबल अनलेस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अगर ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो अकाउंटिंग में आप एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं पाओगे, फिर वो तो इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। मगर विदाउट द अकाउंटेंसी बुक कीपिंग इज ऑल्सो मीनिंगलेस। अगर मान लो बुक कीपिंग आपने रिकॉर्ड तो कर लिया चीज़ों को, लेकिन अकाउंटिंग ही नहीं करी तो फिर वो भी यूजलेस है। तो एक तरीके से कह लो कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के बिना जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं। तो ऐसा वाला बात है। ओके, अकाउंटिंग इज अ जेनरेटिक टर्म होता है जो बुक कीपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। बुक अकाउंटिंग एक छोटा सा पार्ट कह सकते हो, बुक कीपिंग होता है सब पार्ट होता है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, बेसिकली बस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना, वो सारे हमारे अकाउंटिंग में होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मेंटेन करना रिकॉर्ड्स, भाई साहब जो भी चीज़ें हो रही है अप टू डेट रिकॉर्ड हमारे पास हो, जिससे हम लोग आगे चल के पता लगा पाए कि कब कौन सा क्या खर्चा किया गया था बिजनेसेस में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है, डीपली कर पाए फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन को देख पाए कि हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो भाई फ्यूचर बिजनेस
बिजनेस का सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर पाए, लॉस है तो लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर पाए, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आगे बात करती है, प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स कौन कौन होते हैं भाई, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस के ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स जो आपको उधार दे रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे ना कि भाई क्या आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं कि कल को क्या पैसा को पे कर पाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा को ही पे ना कर पाओ। उसके बाद गवर्नमेंट एंटिटीज़ बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर दिस हेल्प टू, बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले जो लोग होते हैं ना, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ होती है, उनको भी हेल्प करता है कि साउंड डिसीजन ले पाए बिजनेस को लेकर के वो, ठीक है। अब देखो अगेन, देखो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे आपको बेसिस यहाँ पे मिल गया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग्स, ठीक है ना। तो आप इसको खुद सेल्फ भी पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ बता दिया गया जो कि आप ना समझ पाओ, ठीक है। तो आप इसको खुद पढ़ के कर सकते हो। यही इस बुक की यही खासियत है कि हर जगह आपको माइंड मैप मिल जाएगा, ऐसा चार्ट टाइप का मिलेगा या फिर ऐसा टेबल मिलेगा, जिससे आपको बोलते हैं ना बहुत तेज़ी से आपको रिविजन करना होगा। फर्स्ट टाइम आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो ना, सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो सब केवल चार्ट वगैरह को भी देख लोगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपको क्लिक करेंगी, ठीक है। आप फिर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया तो आपका काम हो जाता है, ओके। अगेन मैं बोलूँगा इस चैनल पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ कि क्यों इस बुक को परचेस करना चाहिए, क्यों आपको कोर्स परचेस करना चाहिए, क्योंकि जो मैं कोर्स में दे रहा हूँ ना, एक्चुअली तुमको कोई नहीं देने वाला, ट्रस्ट मी। अगर तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, तुमको लगता है कि फ्यूचर में चल के तुम खुद का स्टार्टअप करना है, खुद का कुछ लाइफ में क्रिएट करना है ना, तो ज़रूर से तुम जाके देखो, ठीक है ना। उस वीडियो को तुमको बहुत कुछ पता चलेगा, ओके। और तुम फिर अगेन उस कोर्स में अगर तुम कन्विंस हो जाओ तो फिर ज्वाइन भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नीड एंड रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नीड है अकाउंटिंग की, क्या रिलेवेंस है, तो ध्यान देना, रिप्लेसमेंट ऑफ मनी भाई साहब, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। मतलब इंसान को हर एक चीज़ याद नहीं रहता, कहाँ पे कब कैसे कितना रुपए खर्च किया है, मगर उनको अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो फिर फ्यूचर डेट में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जानना है कि कब कहाँ पे क्या खर्चा हुआ था, तो आप क्या कर पाओगे, चेक कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे जो टैक्स लगाती है बेटा आपके प्रॉफिट पे लगाती है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स लगता है। तो मान लो 50 रुपीज़ का आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, 20 रुपये का उस पर प्रॉफिट रख करके 70 रुपीज़ का सेल आउट करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 20 रुपये को बोलेगी कि इस पर हमको 10% का क्या करो तुम टैक्स दे दो, मतलब 2 रुपये का हमें टैक्स पे करो। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट में भी काम आता है, लीगल एविडेंस के तौर पे काम करता है, सेल ऑफ बिजनेस को बताता है कि बिजनेस में कितना सेल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब जब प्रॉफिट कमाते तो भाई डेट कितना लोगों से उधार ले रखे हो तो उसको वापस कैसे करते हो, ये सारे चीज़ों को आप देखते हो। रेजिंग द लोन, आप इनको दिखा करके कि भाई साहब मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है, मुझे लोन की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं बैंक से। बैंक भी आपको लोन देने से पहले इन सब चीज़ों को क्या करती है, देखती है। आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से लिमिटेशन होते थे, रिकॉर्डिंग करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ध्यान देना, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता है। मान लो ऊपर जैसे एग्जांपल लिया कि पेन बनाने में मेरे को 3 दिन का समय लगा, भाई बहुत मेहनत किया मैंने, 3 दिन का बहुत हार्डवर्क किया, पसीना बहाया, बिना कुछ खाए पिए मैंने बनाया, ठीक है ना, भूखा रह करके मैंने चीज़ों को डेवलप करा। तो भाई वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, केवल ये रिकॉर्ड होगा कि पेन को बनाने में कितना कॉस्ट आया, बल्कि ठीक है ना, उसके अलावा आपने कितना एफर्ट डाला, मतलब बोलते हैं ना नॉन मॉनेटरी टर्म्स चीज़ों को जो होता है नहीं रिकॉर्ड करता है। इसमें कई बार एक्सट्रैक्ट, हर एक चीज़ को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हर एक चीज़ का कॉस्ट कई बार निकालना काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट करता है एरियाज लाइक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपके जो क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं जो साल के अंत में जो नहीं बिकते होते उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। डेप्रिसिएशन होता है जो कि मशीन की जो वैल्यू समय समय पे कम होती रहती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। प्रोविज़न जो होता है बैड डेट्स के, जो क्या करते हैं, लैक ऑफ एब्सोल्यूट प्रिसाइजन, जिससे क्या होता है कि हम लोग जो एब्सोल्यूट चीज़ है उसको कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाते, बहुत सारे अजम्पशंस लेके आपको चलना पड़ता है, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अकाउंटिंग का कुछ रूल्स है, आपको पूरा फ्रीडम नहीं देता कभी भी अकाउंटिंग की यही कर लो वो कर लो, नहीं, वहाँ पे आपको कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली इसको हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ओके। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल वैल्यूज। देखो एसेट जो होता है ना, जनरली एसेट का मतलब जो आपके बिजनेस में होते हैं, एसी, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंटिंग में जाते हैं और ये करंट मार्केट वैल्यू नहीं शो करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना,
कि कई बार आपके जो वैल्यूज़ होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंड खरीदा, ठीक है, ज़मीन खरीदा जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा फैक्ट्री लगवाया। वो जब लैंड मैंने परचेज़ किया था तो वो 2 करोड़ रुपए का था, ठीक है, तो वो 2 करोड़ रुपये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। लेकिन आज वो लैंड की वैल्यू बढ़ करके 20 करोड़ हो चुकी है, लेकिन ये 20 करोड़ नहीं दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये इशू आती है। फिर विंडो ड्रेसिंग भी होने लगता है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन होने लगता है। लोग प्रॉफिट कमा करके दिखाते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लॉस कमा रहे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को हमें टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। तो फैक्ट्स वगैरह को छिपाने की कोशिश की जाती है। कई बार प्रॉफिट ज़बरदस्ती दिखाया जाता है क्योंकि बैंक उन्हें लोन दे दे, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। पांचवा आता है इग्नोरिंग द इन्फ्लेशन। कई बार लोग इसमें क्या होता है, हम लोग इन्फ्लेशन को कभी भी एजम्पशन लेके नहीं चलते, हम लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ की वैल्यू है ना, समय के साथ ऐसा नहीं कि कम हो रही है, बल्कि उस पर इन्फ्लेशन का भी मार लगता है। मतलब 2018 में एग्जाम्पल ले लो, 2018 में एक मैगी की पैकेट 10 रुपये का आया करता था, और आज के समय में 2024-25 में यही सेम मैगी के पैकेट विथ कम वजन, मतलब वजन क्वांटिटी तो कम हो गई लेकिन प्राइस बढ़ करके 14 रुपये हो गए। तो इसको बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशन। चीज़ों की वैल्यू, मतलब क्वांटिटी भी घट गई, वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, मतलब बोलते हैं मॉनेटरी जो वैल्यू आपको पे करना होता है, प्राइस वो भी बढ़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, कई बार हम लोग मतलब क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो ये बेसिकली रेफर करता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि पर्सन, फर्म्स, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारे अकाउंट्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। एक समराइज रिकॉर्ड होता है अकाउंट, जिसके दो साइड्स होते हैं बेटा, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट इंडिकेट करता है एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट बताता है एंट्री ऑन द राइट साइड। एग्जाम्पल लेते हैं चलो, ठीक है ना। हमने क्या किया, परचेज किया है, मान लो इसका एंट्री कैसे पास करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने परचेज़ किया है गुड्स बेचने के लिए, ठीक है। गुड्स परचेज़ किया कितने रुपीज़ का, 40,000 रुपीज़ का हमने क्या किया, गुड्स को परचेज़ किया है। तो एंट्री कैसे बनेगा, हम लोगों ने एंट्री पास करना होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में परचेज़ किया है, ओके। 40,000 मतलब ये बोला अभी ऊपर पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट है भाई साहब, नॉर्मली आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, जहाँ पे देखोगे ये बेटा होता है हमारा क्या होता है, डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड क्यों होता है सर, कि 40,000 का प्रोडक्ट हमने खरीदा, तो ये हमारे पास आया, तो इसको डेबिट कहते हैं। और हमारे तरफ से कितना गया, 40,000 रुपये गए, भाई साहब खरीदा तो पैसा भी तो पे किया, तो इसको क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। हमारे अकाउंट से क्रेडिट हो गया, पैसा कट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जनरल एंट्री चलता है, ओके। आई होप चीज़ें आपको क्लिक हो रही हैं प्रॉपर्ली। आगे बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द रेंट विद इन द अकाउंटिंग ईयर रिकॉर्डेड इन द रेंटल अकाउंट, ठीक है ना। जो भी रेंट होता है ना एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का, वो रेंटल अकाउंट में जो रेंट अकाउंट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें पर्टिकुलर्स होता है, डेट होता है, लेजर फोलियो का कॉलम होता है और अमाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 कैटेगरी के हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लेजर अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है जैसे इसमें क्रेडिटर का, कैपिटल का, ड्राइंग अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे डेट शो इन द अमाउंट रिसीवेबल साइड में जो भी आपके डेट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, ओके। क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट आप पे करने वाले वो दिखाए जाते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, ये बेसिकली इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं इसमें, जैसे कि तुम कह सकते हो लाइक लैंड, बिल्डिंग, सॉरी टेंजिबल होना चाहिए, कहते हैं सॉरी यहाँ पे पूरा लिखा है कंसर्न टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों प्रकार के होते हैं। टेंजिबल मतलब बेटा जिसको छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया। इनटेंजिबल क्या होते हैं, जैसे आपकी गुडविल हो गई, ओके, गुडविल हो जाती है। आपके पास कोई पेटेंट है वो हो जाता है, कोई आपके पास राइट्स है अगर वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप पेटेंट हो गया, राइट्स हो गया। कोई आपके पास इंटेंजिबल और सारे एसेट्स होते हैं, जैसे मान लो वेबसाइट है, वेबसाइट मान लो ये वेदत का वेबसाइट है, तो बेटा ये वेबसाइट कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है, ये इंटेंजिबल है, इसको छू थोड़ी सकते हैं, इसको बस हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये एक इंटेंजिबल हो जाता है। तो ये सारे तुम्हारे इंटेंजिबल के कैटेगरी में आते हैं, जिसको आप छू वगैरह नहीं सकते लेकिन आप यूज़ करते हो, ठीक है। ऑलवेज हैव अ डेबिट साइड, इनको क्या यहाँ पे रखते हैं, डेबिट साइड में रखते हैं, जो इंडिकेट करता है ओनरशिप, मतलब एसेट होता है बिजनेस का, और ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। इसमें आते हैं तुम्हारे एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम आते हैं, गेंस आते हैं। गेंस यानी बेसिकली प्रॉफिट काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो, जैसे वेजेस हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे आते हैं। डेबिट बैलेंस इंडिकेट द एक्सपेंडिचर और लॉसेस। इसमें जो डेबिट बैलेंस आता है बेटा वो एक्सपेंडिचर को दिखाता है या फिर लॉसेस को दिखाता है, वाइल द क्रेडिट जो बैलेंस होते हैं वो सिग्निफाइज करता है इनकम या फिर गेन को, ठीक है ना। जो भी बैलेंस दिखाते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये डिटरमाइन करता है नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड नेट लॉस को, ठीक है ना, जो कि अफेक्ट करता है कैपिटल अकाउंट को। आपके कैपिटल अकाउंट को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है कि भाई साहब कैपिटल अकाउंट में पैसा कम होगा या बढ़ेगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की अभी चीज़ें सीख रहे हो तो उसमें ऐसा चीज़ होता है। ओके, जब मैं पढ़ाऊँगा ना पेड वाले बैच में प्रॉपरली, तो वहाँ पर मैं प्रॉपरली तुमको एग्जाम्पल, मतलब इतना समझाने में मेरे को आराम से 1 से 2 घंटा लगने वाला है, राइट। तो तुम्हें आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है वन शॉट इट्स अ, बोलते हैं ना, ये रिवीजन पर्सपेक्टिव है, ये रेगुलर क्लास नहीं है। ओके, आपको चीज़ें क्लिक करवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा। ओके, आपको सेल्फ स्टडी करना है अल्टीमेटली, और या फिर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉपरली वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है कॉमर्शियल एप्लीकेशन का। आप जा करके अगर चाहते हो कि सर नहीं मुझे बस पढ़ना है, मुझे समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे जाकर के कॉमर्शियल एप्लीकेशन के कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अगर वो ले डाला तो फिर लाइफ झींगा डाला, मतलब कि कॉमर्शियल एप्लीकेशन को लेकर के फिर तुम्हें क्लास 9 में टेंशन नहीं लेना। इवन क्लास 10 का भी कोर्स है भाई, तुम 10 में भी जाओगे तो भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि तुम्हारा 11 12 कॉमर्स तक का पूरा जर्नी मेरे साथ होने वाला है। ओके, आई होप चीज़ें तो आपको समझ में आ रही है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और तो और कई बच्चे ये पूछते हैं ना कि सर ये बुक लेने के बाद आपको कितना नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जानना होता है भाई, नंबर में बता दो मेरे को, ठीक है। तो भाई 99 तक हमारे बच्चे लाते रहे हैं पिछले 3 साल में, आप भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल मार्क्स मतलब स्कोर कर सकते हो। ये बुक इस तरीके से डिज़ाइंड है आपके लिए, ठीक है ना। इस वजह से मैं इस बुक को स्मार्ट बुक बोलता हूँ। ये बुक वैसा नहीं है जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं जहाँ पे 4 पेज पढ़ा कि बच्चे सो जाते हैं, बोलते हैं यार बहुत थियरी है, बहुत ही बोरिंग है। ऐसा नहीं होने वाला है, तुम पढ़ोगे तुमको मज़ा आएगा, बट अल्टीमेटली पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को डिज़ाइन किया गया, देख सकते हो, सब कुछ है, डेमो तुम्हारे सामने ही है यार, पूरा लेक्चर तुम देख सकते हो, पूरा वन शॉट आने वाला है यूट्यूब चैनल पर, तुम्हें खुद समझ में आएगा। ओके, और डिटेल वीडियो कोर्स के बारे में और क्या बोलते हैं ये बुक के बारे में मैंने इस यूट्यूब चैनल पे बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9 कॉमर्शियल एप्लीकेशन का, उसमें जाइए, वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको। आप जाकर के प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। लगभग 20-25 मिनट का वीडियो है, हर एक चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है जितना मेरे से हो सकता था। बट स्टिल लगता है तुम्हें डाउट है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, कमेंट में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करोगे तो टीम तो आपको रिप्लाई करने ही वाली है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक रूल जो अडॉप्ट किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट के, ध्यान देना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जैसे ऊपर मैंने किया था, परचेस सामान आया, हमने डेबिट कर दिया, पैसा गया क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब कि जो तुम्हारे पास मतलब एसेट लाइबिलिटीज़ आ रही है ना, उसको डेबिट कर दो, और जो तुम्हारे पास से जा रहा है, बेसिकली पैसा जा रहा है, बैंक जा रहा है, उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सी बात है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ओके, और यहाँ पे बोला गया है डेबिट कीजिए जितने सारे आपके एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, और क्रेडिट कर दीजिए जितने सारे आपके इनकम और गेंस है, ठीक है। बस सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बहुत ईजी सा चीज़ है। ओके, आगे बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। ध्यान देना, जो हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है ना। पूंजी का मतलब क्या होता है, मान लो कि आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 10,000 20,000 30,000 ऐसा पैसा लगता है बिज़नेस को शुरू करने के लिए बेटा, ठीक है ना। तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। ओके, ये हमारे बिज़नेस में हमेशा लगता है, बिना उसके बिज़नेस आप कर ही नहीं सकते हो। लाइबिलिटी क्या होता है, जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो बिज़नेस करने के दौरान आप क्या करते हो, कई बार लोगों से उधार लेते हो या माल उधार पे खरीदते हो, उसे सेल करते हो, फिर आप उससे प्रॉफिट कमाते हो, फिर उसको जिस सप्लायर आप उसको पे करते हो। तो ये हमारे लिए जो उधार होता है ना, बेसिकली उधार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइबिलिटी कहते हैं। वहीं एक बात करते हैं, एक टाइप का लाइबिलिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो होता है जो श्योर नहीं होता है। मान लो कि आपके कोर्ट में केस चल रही है, कोई बंदे ने आप पे केस कर दिया कि, और आपसे बोलता है कि हमें 5,000 इससे मुआवजा चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट में जब आप केस हार जाओगे तभी आपको 5,000 पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब आगे देना है कि नहीं देना, इस पर आप कोई भी सर्टेनिटी नहीं लेके चल रहे हो। तीसरा होता है एसेट्स। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो संपत्ति होता है बिजनेस में, जिससे आप बिजनेस को चलाते हो, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ठीक है, या फिर अदर कोई बेनिफिट्स होता है, मशीनरी हो जाती है, ये सारे होते हैं। एसेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे करंट एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, 1 साल के भीतर आपके पास रहते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे आपका स्टॉक हो गया जिसको आप बेचते हो,
कैश हो गया, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं। डेटर्स होते हैं वो आपके करंट एसेट्स में आते हैं। लेकिन वहीं देखोगे लिक्विड एसेट जो कि कन्वर्टेबल टू कैश होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, जो कि इजीली कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपके क्या होते हैं, लिक्विड एसेट कहलाते हैं। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, जो कि जैसे जैसे आप यूज़ करते हो वैसे वैसे खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जिसमें से क्या करते हो आप कोयला निकालते हो, ठीक है ना। अब माइनिंग में से जैसे जैसे कोयला माइनिंग करके निकालोगे ना खान में से, वो कोयला वहाँ पे खत्म होता रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। मतलब जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करते जाओगे वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। ओके। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि हमारे फर्नीचर हो जाते हैं, हमारे लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो जाती है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे हमारी वेबसाइट हो गई, एंड्रॉयड ऐप हो जाता है, पेटेंट्स होते हैं, राइट्स होता है, गुडविल होता है, ये सारे जो होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू बेसिकली आप जो सेल्स से कमाते हो, कहीं से रेंट रिसीव करते हो, डिविडेंड रिसीव करते हो बेटा समय समय पे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब है खर्चा। जो बिजनेस में आप रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा करते हो ना रेवेन्यू पर्पज से, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे आप क्या मान लो ग्राहक आया, वो आपको 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, उसको चाय पानी का तो पूछोगे ना, तो चाय पानी के लिए पूछ रहे हो तो भाई साहब वो खर्चा हो गया, तो आपके क्या हो गया, वो तुम्हारे रेवेन्यू एक्सपेंस है। वो इसलिए किए गए हैं कि सामने वाले कस्टमर को हॉस्पिटैलिटी मिले, उसको खातिरदारी अच्छे से करे, जिससे क्या हो सके वो हमें अच्छा से अच्छा ऑर्डर दे। तो ये सारे हो गए। पैकेजिंग का कॉस्ट कई बार हम लोग अच्छा करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है ना। ओके। आगे बात करते हैं परचेसेस। परचेस क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो अक्वायर किए जाते हैं फर्म के द्वारा, जिसको यूज़ या सेल किया जाता है एक्सक्लूडिंग द फिक्स एसेट्स एंड पर्सनल टू यूज़, उसको हम लोग परचेसेस कहते हैं। मान लो कि मेरे स्टेशनरी का स्टोर है, ठीक है ना, मैंने लेट से कि कॉमर्शियल एप्लीकेशन के 500 बुक मंगवाए हैं और उसको मैं सेल करने के लिए मंगवा रहा हूँ। अब वो मैं घर पे रखूँगा तो नहीं, जाहिर सी बात है, ना ही वो बुक मेरे साथ 20 साल तक चलने वाला, नहीं, वो करेंट ईयर का भाई, अगले साल फिर नया एडिशन आता है बुक का, ठीक है। तो उसको जो हम लोग सेल कर देते हैं ना पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसेस बोलेंगे। वो जो गुड्स को आप खरीदते हो उसको परचेसेस बोलते हैं। सेल क्या होता है, सेल आप जो बेच देते हो चीज़ों को, उसको सेल कहते हैं। इसमें फिक्स एसेट्स का सेल नहीं आता है। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी वगैरह भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ, वो ख़राब हो गया, मैंने उसको क्या किया, सेकेंड हैंड बेच दिया किसी को, तो वो मेरा सेल नहीं माना जाएगा बेसिकली, क्योंकि वो मेरा एसेट था। लेकिन मान लो कि मैं बुक बेचता हूँ, तो मेरा बुक जो बिक रहा है वो मेरा सेल के कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, बेसिकली गुड्स जो होते हैं जो अनसोल्ड होते हैं एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ डेट। मान लो कि सुबह सुबह तुम क्या करते हो, बहुत सारे 1000 पेन अपने पास रखते हो और उसको बेचने के लिए बैठते हो। शाम ऐसा होगा ना, शाम आते आते ऐसा होगा कि मान लो 900 पेन तुम्हारे बिक चुके रहेंगे, 100 पेन स्टिल बचे रहेंगे, जिसको तुम अगले दिन बेचोगे। तो बेटा जो अगले दिन बेचोगे ना, वही तुम्हारा क्या होता है, स्टॉक कहलाता है, कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब सुबह जो खुला 1000 पेन के साथ, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, या शाम को जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल्स कर दोगे तो हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक्स आ जाता है निकल के, ठीक है ना। क्योंकि ओपनिंग मान लो 1000 था, दिन भर में 900 बिक गया, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 100 निकल करके आ जाता है। आगे बात करते हैं डेटर। डेटर क्या होता है, जो आपसे उधारी पे माल खरीदता है और बाद में आपको पैसा देता है। कई बार ग्राहक वगैरह देखोगे या मम्मी वगैरह के साथ जाते होगे, देखो किराने वाले भैया के पास जाओगे ना, तो कुछ खरीदोगे तो बोलोगे भैया पापा से पैसा ले लेना। आप होता है नहीं, अंकल पापा से आप पैसा ले लेना, हमें मैगी दे दीजिए। तो वो क्या करता है, आपको पैसा मैगी मतलब दे देते हैं, और रात को फिर पापा से या फिर अगले दिन पापा से वो पैसा ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो गए, आप बेसिकली उनके डेटर हो गए, उन्होंने आपको माल उधार पे बेचा है, जिसके बदले वो आपसे क्या करेंगे, पैसा लेंगे। ओके। वहीं बात करें, वो अंकल आपके लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्योंकि आपने उनसे उधारी पे चीज़ों को ख़रीदा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको वापस वो पैसा पे करोगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, मान लो कि आपने 100 रुपये लगाया, कोई चीज़ बनाया, 20 रुपये इसमें प्रॉफिट रखा, 120 में सेल कर दिया, तो ये जो 20 रुपये आया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब जितना आपका कॉस्ट था उसके ऊपर जो भी पैसा कमाया, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जो तुम्हारा हो गया, वो तुम्हारा प्रॉफिट कहलाता है। लॉस क्या होता है, मान लो कि 100 रुपये का कोई चीज़ बनाया, 80 रुपये में सेल कर दिया, मतलब 20 रुपये का आपने कम पैसा कमाया, इवन कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाए, तो ये 20 रुपये क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस का जो बंदा होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस में से गले में से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल पर्पज से। फॉर एग्जांपल मान लो
लो कि गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस के गल्ले में पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए, ठीक है ना। जेठालाल का एग्जांपल लेते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखी होगी ना, जेठालाल है, उसके गले में मान लो 2 लाख पड़ा हुआ है। अचानक से दया बहन आती है और दया बहन आके बोलती है कि टप्पू के पापा सुंदर को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, तो ठीक है, तो वो अंदर से अगर निकाल के 1 लाख रुपए देते हैं ना उन्हें, तो उनको ड्राइंग कहेंगे, क्योंकि वो पैसा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से खर्चा नहीं होने वाला है, बल्कि दया बहन क्या करेंगे, सुंदर को देने वाली है वो पैसा, जिससे सुंदर फिर जाके उस पैसे को डुबा देने वाला है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस का कोई फायदा नहीं है ना, इसी वजह से ड्राइंग माना जाएगा। और जेठालाल का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 1 लाख रुपए वापस उस गले में क्या करे, रीस्टोर करे, क्योंकि वो पैसा को उसने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए, मतलब अपनी वाइफ को देने के लिए निकाला था, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यार ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपये का माल है, किसी को 20 रुपये का डिस्काउंट करके 80 रुपये का बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, ऑब्वियस सी बात है। इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मम्मी गई तुम्हारे साथ, एक टी शर्ट तुमको बहुत पसंद आया, ये टी शर्ट की प्राइस है 1,000 रुपये, मम्मी बोलती है 800 रुपये दूंगी, ठीक है ना, और डील डन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, पहले ही डिस्कस कर लिया, फिर बाद में जब होता है पेमेंट के समय जब डिस्काउंट जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, जनरली क्या होता है, रुको मैं अच्छे से बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, बहुत ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा समझना चाहिए तुम लोग को। देखो क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटा दूँ। ओके, ध्यान देना, समझना अच्छे से। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि अब जब एक बिजनेसमैन है ना, ये चाहेगा क्या कि इसका माल सबसे ज़्यादा बिके, ठीक है ना। अब मान लो हम लोग स्टेशनरी वाले हैं, तो ये बिजनेसमैन बोलता है कि अगर आप 1,000 कॉपीज़ एक बार में परचेज़ कर लेते हो, नोटबुक जो होता है एक बार परचेज़ कर लेते हो, 1,000 मिनिमम परचेज़ करते हो, तो हम आपको क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कि एक नोटबुक की कीमत 100 रुपये है, अगर हम क्या करते हैं 800 नोटबुक परचेस करते तो हमें 80,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये दुकान वाला बोलता है कि काम कर भाई, तू 800 ना खरीद बल्कि तू 1,000 बुक्स खरीद ले, तो क्या करना पड़ेगा तेरे को, 1,000 × 100 यानी कि तेरे को कितना देना पड़ेगा, 1,00,000 पे करना पड़ेगा। तो एक काम कर, इसमें तू क्या कर लेना, मेरे से 20% का डिस्काउंट ले लेना, मतलब 80,000 रुपये मात्र तू क्या करना, पे कर देना, तेरा काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लोग ट्रेड डिस्काउंट, जहाँ पे टर्म लगा दिया जाता है, राइट। ओके, लेकिन मान लो कि आज मैंने क्या किया, 8 लाख में मान लो 80,000 में ये बुक परचेस कर लिया, लेकिन जब हम लोग कल पे करने जाते हैं उसको, तो बोलते हैं कि भाई देख जल्दी हम पे कर रहे हैं पैसा तेरा, ठीक है ना, तो एक काम कर, हम 80,000 नहीं 75,000 पे करेंगे, जो कि पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, बट मैंने फिर भी अपना प्यारा सा शक्ल बना के रो गा करके क्या किया, वहाँ करके रो के 5,000 और डिस्काउंट करवा लिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो ट्रांजेक्शन बेसिकली इवेंट्स होते हैं बिजनेस में जो पैसे के टर्म में होते हैं। मान लो कि कोई चीज़ आप सेल करते हो या परचेस करते हो पैसे के बदले, तो ये क्या है, सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। एंट्री क्या होता है, बेसिकली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज़ को नोट कर लेते हैं हम लोग, तो एंट्री क्या लेते हैं। वाउचर क्या होता है, ये बेसिकली एविडेंस होता है उस ट्रांजेक्शन का, जैसे इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, वगैरह वगैरह। रिजर्व क्या होता है, ये एक असाइड प्रॉफिट होता है जो कि सरप्लस से रखा जाता है। मान लो कि बिजनेस में साल भर में 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेसमैन क्या करता है, 40 रुपये बोलता है कि इसको हम लोग सेव करके रख लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा, कभी बिजनेस मेरी लॉस कर गई या फिर मैं पैसे की ज़रूरत पड़ गई या बिजनेस में सब कुछ सही नहीं चलेगा, तो उस समय ये पैसा का काम हम लोग यूज़ में लेंगे, जिसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। बेसिकली बोलते हैं ना बचत करना, बचत करके इमरजेंसी फंड जो रखते हैं ना, घर में मम्मी लोग भी रखती होगी, पापा लोग भी रखते हैं कि ये पैसे हम लोग कुछ संभाल के घर में रख देते हैं, कभी इमरजेंसी पड़ा तो काम आएगा। तो बेसिकली उसी को हम लोग रिजर्व कहते हैं कॉमर्स के लैंग्वेज में, ठीक है। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो अकाउंटिंग सिस्टम देखोगे तो 2 टाइप में कैटेगराइज की गई है, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है कंप्यूटराइज्ड। मैनुअल पहले ज़माने में होता था, आज के समय में जो भी होता है कंप्यूटराइज्ड ही होता है, हर चीज़ कंप्यूटर पे ही होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा, टैली ERP नाम है, ओके, टैली ERP है। प्लस हर एक कंपनी का एक अपना ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे काम होता है अकाउंटिंग का। तो आज के समय में गवर्नमेंट से भी मैंडेटरी है कि भाई साहब मैनुअल अकाउंटिंग, मतलब बुक में कॉपी में बेसिकली से लाइन खींच खींच के जो अकाउंटिंग करते थे वो सब नहीं करना है। हाउएवर छोटे लेवल पे जो बिजनेसमैन होते हैं जिसको कभी इनकम टैक्स वगैरह नहीं देना होता है, वो बेचारे उंगली उसी पे मतलब बुक्स वगैरह पे कर लेते हैं। जैसे चाय वगैरह के टपरी वाले, सब्जी वाले, ये सब जो लोग होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, इतना बड़ा बिजनेस होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एक अकाउंटिंग टास्क होता है जो परफॉर्म किया जाता है मैनुअली विदाउट द कंप्यूटर्स, जैसे कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, जिसको हम लोग अक्रूवल बेसिस भी कहते हैं। कैश सिस्टम में क्या होता है बेटा, जब कैश आपके बिजनेस से बाहर जाता है या फिर कैश आपके बिजनेस में अंदर आता है तो ये रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, गया तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। मान लो कि एक शुभम नाम का आदमी आपके दुकान पे आता है, बोलता है कि मुझे एक नोटबुक दीजिएगा, और क्या करता है 100 रुपये का नोटबुक वो क्या करता है आपसे ले लेता है और बदले में 100 रुपये पे कर देता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग बोलता है ठीक है डन भाई साहब, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन 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 मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है कि एक बात बताओ, एक दिक्कत हो जाएगी। बोला क्या दिक्कत सर? मान लो शुभम आया, आपका रेगुलर कस्टमर है, आकर के बोलता है कि मुझे एक नोटबुक दे दीजिए जिसकी कीमत 100 रुपये है, और ये बोलता है कि कल रात को पापा आएंगे तो आप पापा से 100 रुपये मुझसे ले लीजिएगा पापा से, अभी मेरे को नोटबुक दे दीजिए। तो क्या तुम नहीं दोगे? बताओ, तुम नहीं दोगे? अपने ग्राहक को नाराज़ करोगे? नहीं भाई, दे दोगे। कोई भी बिजनेसमैन दे देगा, रेगुलर कस्टमर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैश सिस्टम बोलेगा भाई हम तो इसको सेल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा तो नहीं आया ना, पैसा आना जरूरी है या पैसा जाना जरूरी है। तो मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है नहीं भैया ऐसा नहीं है, हम इसको सेल मानेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से बिजनेसेस में यही सिस्टम यूज़ होता है। देखोगे ना यार, बड़े बिजनेस वगैरह में ना लोग उधारी पे सामान आराम से काम करते हैं तो मर्केंटाइल ही फॉलो होता है। लेकिन सब्जी वाले, मान लो क्लबर है या फिर छोटे मोटे किराने वगैरह वाले हैं, या ठीक है ना, ये सब रोड में टपरी चाय वगैरह बेच रहे, तो वो कैश सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो पैसा लेंगे सामान देंगे। ऑटो रिक्शा वाले भैया के पास से जा रहे हो तुम, ऑटो रिक्शा वाले को तुम जानते नहीं है, बोलोगे भैया मेरे खाते में लिख लो, तो लिखेगा थोड़ी, बोलेगा भाई पैसा दे उतर, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम है, तो वो लोग क्या करते हैं, कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली एक मेथड होता है बुक कीपिंग का, जहाँ पे एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते, जो कि गड़बड़ वाली बात होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसके कुछ साइलेंट फीचर है। आज के समय में सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं होता है, कहीं भी ड्यूअल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, जो कि एक ऊपर एंट्री मैंने करके दिखाया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 40,000 का हमने माल खरीदा था, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं स्कोप क्या होता है। तो देखो, एक पर्सनल अकाउंट केवल इसमें मेंटेन किया जा सकता है, रियल और नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे नहीं रखते हैं। टिपिकली एक कैश बुक मेंटेन होता है यहाँ पे, जहाँ पे बोथ द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं प्रोप्राइटर के, वो मिक्सड होते हैं। ओरिजिनल वाउचर्स यहाँ पे रिलाइड होता है अपॉन द कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच एज द टोटलिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड डिटरमाइनिंग द परचेसेस, कि कितने की खरीदारी हुई वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ही नहीं होता बुक कीपिंग मेथड्स में, ठीक है ना। हर एक फर्म अपना एक नया नाटक करके बैठा होता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। ओके, और यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आती है। सुटेबल होता है प्रोप्राइटर टाइप के बिजनेस में, पार्टनरशिप छोटे मोटे बिजनेस में, बट नॉट अलाउड फॉर द जॉइंट स्टॉक्स कंपनी, जो हमारे बड़े लेवल पे बिजनेस होते हैं, जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, ओके, उसके अलावा हमारे विप्रो हो गया, ऐसे कंपनीज जो होते हैं उनको कोई अलाउ नहीं होता। छोटे मोटे टपरी फपरी वाले हो तो भाई कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। एडवांटेजेस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है रिकॉर्डिंग करने में, ट्रांजेक्शन कम पैसा खर्च होता है इसमें, वेल सूटेड फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, और इजी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। छोटे मोटे बिजनेस में कितना ही सेल होता है तो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान हो जाता है। लेकिन वहीं डिसएडवांटेजेस भी है इनका, ये एबिलिटी नहीं रखते वेरीफाई करना, मतलब एक्यूरेसी, चीज़ें जो इसमें हुई हैं वो एक्यूरेट है नहीं है ये आप पता नहीं लगा सकते। फ्रॉड ज़्यादा हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएट हो सकती है चीज़ें, गलतियाँ होने के चांसेस, एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसमें नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। ये हैम्पर करता है एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को, मतलब कि क्या बोलते हैं, आप इससे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे कोई रिजल्ट को, ठीक है ना। यहाँ पर रियल अकाउंट्स होते ही नहीं है। प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसी वजह से यहाँ पे बैलेंस शीट ही आप नहीं बना पाओगे जिससे अपने फाइनेंशियल पोजीशन कि आपकी प्रॉफिट हुई है या फिर लॉस हुई है ये पता ही नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने बोला कि आज के समय में ये यूज़ नहीं होता, बेसिकली यूजलेस टाइप का हो गया है। बट ठीक है, पहले यूज़ होता था छोटे लेवल पे, कई लोग छोटे मोटे पे करते हो तो नहीं पता, बट हाँ ऐसा ही है भाई, ये यूज़ नहीं होता, बट लेकिन है तो सिस्टम रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ओके, आगे बात करती है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में नॉट बी सोन इन द टाइम ऑफ स्केल। भाई साहब, ये करेक्ट बिजनेस जो होता है, बिजनेस का वैल्यूएशन ये नहीं बता पाता है। आगे बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो ये देखो, डबल एंट्री सिस्टम ये पॉइनर होता है लुका पिसोली, जो कि हमारे अकाउंटिंग के फादर कहे जाते हैं। 15th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था मेथड डबल एंट्री सिस्टम का, जिसमें एक साइड डेबिट होता था, दूसरा साइड क्या होता था, क्रेडिट होता था। एक साइंटिफिक सिस्टम है जहाँ पर रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक रूल्स के साथ होता था। ये ज़्यादा साइंटिफिक और अप्रोच होता था बुक कीपिंग का,
ठीक है ना। इसमें एक सिस्टम ऑफ रूल बनाया गया जहाँ पे आपको फॉलो करना है और हर एक कंट्री इसको ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है। कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें जाता था जहाँ पे बिजनेस का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता था, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, जिससे चीज़ों की एक्यूरेसी बढ़ जाती थी, ऑथेंटिसिटी बढ़ती थी। ये ऑफर करता था फुल डिटेल ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। ये इंश्योर करता था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, एक्यूरेसी चेक, मतलब इसमें एक्यूरेसी को आप चेक कर पाते थे, कोई भी गड़बड़ी होने के चांसेस जो होते थे कम होते थे, वेरीफाई हो सकता था चीज़ें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस असरटेनमेंट, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अकाउंट बना पाते थे, ट्रायल बैलेंस आप बना पाते थे, जिससे क्या होता था प्रॉफिट एंड लॉस भी आप पता लगा सकते थे। ओके, आगे आता फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नॉलेज, ध्यान देना, ये फैसिलिटी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इसमें बनाते थे, जिससे क्या हो सकता था फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की होती है कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, बिजनेस के प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहे हैं, उसकी सेल्स कितनी है, उसकी टर्नओवर कितना, ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हो, ठीक है। ये मेंटेन करना पड़ता है सेपरेट अकाउंट फॉर द ईच एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसमें क्या होता है डिटरमाइन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटस। ओके, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये प्रोवाइड कराता है रिलायबल डिटेल इन्फॉर्मेशन जो ऐड करता है मैनेजर्स को डिसीजन कर लेने में। ये ऑफर करता है इंसाइट टू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, ये हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, रिसोर्स एलोकेशन वगैरह में, ठीक है। ये आगे आता है कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल डिटेल्स, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है डिटेल्स को, ये अलाउ करता है डिटेल रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में, प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन ऑन परचेसिंग, सेल्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर, इनकम, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। ये ऑफर करता है वैल्यूएबल डेटा फॉर कंट्रोलिंग मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इफेक्टिवली, ठीक है ना। चीज़ों को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि डिटेल में चीज़ें रिकॉर्ड होती है तो डिटेल में आपको रिपोर्ट भी मिलता है, और सिंगल अकाउंटिंग में क्या था, डिटेल था ही नहीं तो रिपोर्ट मिलने से रहा। ओके, अब सेकंड आता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली हम लोग बेटा कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंप्यूटर काम करती है तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन एरर, अगर इनपुट ही डालते वक्त अगर कुछ गलत एरर, कुछ मतलब गलत चीज़ें डाल रहे हो, गलत डेटा इनपुट कर रहे हो तो की बात अलग है, अदरवाइज़ क्या होता है कि कंप्यूटर जनरली मिस्टेक्स नहीं करती है, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर ऑफर करता है फास्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग आपकी बहुत फास्ट होती है, हाई एक्यूरेसी रहती है, टाइम बहुत कम लगता है, और यहाँ पे एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग टास्क, यहाँ पे जो एफर्ट भी जो होता है काफ़ी कम लगाया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग को बहुत ही आसानी से कर लेता है। एक्सेल का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा आता है स्टोरेज कैपेसिटी, ये तुम्हारा क्या होता है, ऑनलाइन में देखोगे क्लाउड स्टोरेज वगैरह में, हार्ड ड्राइव में बहुत सारे आप डेटा को रख सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में देखोगे तो एक कॉपी, दो कॉपी को इकट्ठा करना, उनको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो इन्हांस करता है परफॉर्मेंस कंपेयर टू द मैनुअल मेथड्स, ठीक है ना। ये हैंडल करता है मल्टीपल टास्क एक साथ में कर लेता है बिना किसी दिक्कत के, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है भाई साहब, पैसे कम लगते हैं क्योंकि लोग कम एम्प्लॉयड होते हैं, सारा काम कंप्यूटर कर लेता है, ठीक है ना। इसमें मैनुअल लेबर वगैरह की बहुत कम ज़रूरत होती है, और जो मिनिमल एरर होता है, जो एरर होता है, गलतियाँ होती है, कम होने के चांसेस होते हैं। और अकाउंटिंग मान लो अकाउंटेंट है हमारा, तो वो कुछ घोटाला वगैरह करता है तो वो ऐसा कुछ भी इशू होने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर वो कुछ घोटाला तो करेगा नहीं। आगे बात करते हैं वर्सटैलिटी, ध्यान है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एनालाइज क्लासिफाइड यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देखोगे ऑलमोस्ट हर एक प्रकार का बिजनेस को आप कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बिजनेस होगा, कि रेयरली शायद हो सकता हो गई बिजनेस जिसको आप इसमें अकाउंटिंग में ना यूज़ कर पाए, बाकी सबको कंप्यूटर आराम से देख लेता है। देखो टाइप ऑफ अकाउंटिंग वर्क कंप्यूटराइजेशन, ध्यान देना, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, हर एक चीज़ के रिकॉर्ड्स वगैरह को प्रिपेयर करता है। उसके अलावा मेंटेन करता है स्टॉक के रिकॉर्ड्स को, कितने आपके स्टॉक है रियल टाइम में वो सारे दिखाता है। कई दुकान में जाओगे ना तो प्रोडक्ट खरीदोगे तो कंप्यूटर पे भैया क्या करेंगे, कुछ बटन दबाएंगे, और वहीं मेडिकल स्टोर में जाता है तुमको देखने को मिलेगा, मेडिकल स्टोर में जाओगे बोलोगे कि हमें ये दवा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पर्ची लेकर के कंप्यूटर में कुछ बटन दबा के चेक करेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, वो होगा तो वहीं से बता देंगे, अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वही अकाउंटिंग से ही देख पाते हैं कि उनके स्टॉक में कितना माल है कितना नहीं है। अब मान लो कई बार क्या होता है, सामान तुमको दे भी देंगे तो देने के बाद क्या करेंगे, वो कंप्यूटर में ही नोट कर लेते हैं कि भाई ये माल खत्म हो रहा है, फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, सो डैट कि फिर से वो नया लॉट आ जाए, जिससे हमारे जो कस्टमर है वो वापस लौट के ना जाए। ओके,
पेरोल अकाउंटिंग, ध्यान देना, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है इंक्लूडिंग द सैलरी, कैलकुलेशन, डिडक्शन, टैक्स विड्रॉ कितना हुआ, ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है, इसको पेरोल अकाउंटिंग कहते हैं। ड्रॉ करता है बिल्स और इन्वाइसेस को, इन्वाइस जैसे देखोगे अभी आप वेदत का अगर कुछ खरीदोगे ना, लेट से कोर्स को आप परचेज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इन्वाइस आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर बैठ के कोई बंदा थोड़ी बना रहा था, कभी नहीं हो तो रात को 3 बजे होता है ना, ट्राई करके देखना परचेज करके तुमको इन्वॉइस उस समय भी मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कंप्यूटर कर रहा होता है, वहाँ पे कोई इंसान का रोल नहीं होता है। आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ परचेस ऑफ सेल्स लेजर। ये सेल्स लेजर, परचेस लेजर जो होते हैं ना, इन सब चीज़ को खुद ही मेंटेन कर लेता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है सारे ट्रांजेक्शन को, और रिपोर्ट परफॉर्मेंस भी बना के देता है, ग्राफ्स के फॉर्म में दे देगा, जैसे बोलोगे वैसे दे देगा, उसको बस इनपुट से मतलब वो सारा काम करके देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, टेबल आप खुद पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने दे रखा है भाई, तो अच्छे से देख लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में देखो यहाँ पे चार्ट भी मैंने बना दिया, मैंने हमेशा बोला इस बुक की खासियत है, तुमको टेबल मिलेगा, चार्ट मिलेगा, टेबल मिलेगा, चार्ट मिलेगा, क्योंकि रिवीजन में ये दो कर डाला तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे ही नहीं हमारे बच्चे 99 मतलब ऑलमोस्ट पूरा नंबर लेकर के आ रहे हैं, राइट। मैंने हमेशा बोला, और पहले मैं फ्लेक्स नहीं करता था, मतलब शो नहीं करता था, लेकिन लोगों को लगता था कि अच्छा ठीक है, क्या ही है यार, नॉर्मल सा तो है, पढ़ा लेंगे, तो कई बार लगता है कि बोलना पड़ता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। आज भी देखो कि वेबसाइट पे तो मैं बेमतलब के लोगों को अंगूठा दिखाते हुए थम्स अप करते हुए 99 मार्क्स, ये सब नहीं शो करता, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ठीक है, इतना बताना तो ज़रूर चाहिए कि हाँ भाई, आप हमसे पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप बस नॉर्मली बस ऐसे ही बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मैंने अभी चारों आपको बता दिया, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आते हैं, जैसे कि एक्सेल की बात होती है यहाँ पे, स्प्रेडशीट्स जो कि कॉलम और रॉ के फॉर्मेट में होते हैं ना, वो वाले। डेटाबेस होता है, वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। ओके, ख़त्म चैप्टर बहुत जल्दी यार। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। शॉर्ट आंसर का ले लिए, अब लॉन्ग का ले लो, चलो लॉन्ग का यहाँ पे दे दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, चलिए, तो आपके पास ये चैप्टर भी ख़त्म होकर के आ गया है। हम लोग का चैप्टर 12 स्टार्ट होगा अगले क्लास में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ओके, इसको हम लोग फटाफट से वन शॉट में ही ख़त्म करेंगे, ओके। एंड फाइनली फिर हम लोग सो ऑन आगे चलते रहेंगे, और हमारा सफ़र ख़त्म होने को आने को है, मतलब कि 16 चैप्टर शायद है ना पूरा, कुल मिला के, कुल आई थिंक मिला करके मैं भी देख लूँ, आई थिंक 16 चैप्टर्स है कुल, हाँ जी। तो हम लोग 12वें पे हैं, लगभग आखिरी के 4 चैप्टर बचा हुआ है। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे कॉमर्स या एप्लीकेशन बस मैंने शौक के लिए नहीं लिया है, बल्कि मुझे सीखना है, कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए मस्ट। इसमें मेरा हार्ड बुक आपको मिलता है, बेसिकली ये आपके घर पे फिजिकल कॉपी डिलीवर होगा, मेरा स्मार्ट बुक, ठीक है ना। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल बेस्ड जो पढ़ाई होगा वो आपको दिया जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बोलते हैं ना आईक्यू लेवल खुलेगी। कुएं का मेंढक नहीं बन के रहोगे, रट्टूबाज बन के नहीं रहना, बल्कि आपके पास आईक्यू लेवल, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप किया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जाएगा एक एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो वो आपको इसमें मिलता है, ठीक है। और तो और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे केवल बुक परचेज करना है, तो बुक भी परचेज कर सकते हो, प्राइस 400 रुपीज़ है, आप ऑर्डर कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कैसे करोगे, ये देखो व्हाट्सएप का विजिट, इस पर क्लिक करोगे, आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, या फिर नंबर मैंने जो शुरुआत में बताया था ना आपको, वो नंबर पे डायल करोगे तो भी आपको मतलब व्हाट्सएप करोगे तो हो जाएगा। कॉल मत करना, केवल व्हाट्सएप करना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। डिटेल वीडियो अगर जानना है कोर्स के बारे में, वीडियो के बुक के बारे में, तो प्लीज़ चैनल पर चेकआउट कीजिए, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ओके। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर करो यार, ऐप को डाउनलोड करने में पैसा नहीं लगता है, एक्सप्लोर करो, ओपन करो ऐप को, देखो कि कहाँ पे क्या कोर्सेज है, क्या प्लानर है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लानर तुमको देखने को मिल रहा है। और तो जैसे बुक आप कोर्स परचेज करते हो, आपको हमारी ई बुक यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे बट ऐप में पढ़ सकते हो, जिससे इमीडिएटली 2-4-5 दिन तो लगेंगे ना बुक आपके घर पर डिलीवर होने में, तब तक एटलीस्ट आप ई बुक से अपना काम चला पाओगे। और ये आपका पूरा यहाँ पे बताया है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक का आपका यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल रहा है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपना पढ़ाई चालू कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।